दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सुनिए आज की कहानी। आज की कहानी है हम वतन। कोलाबा जाने वाले बस स्टैंड पर मैं अकेली खड़ी थी। वर्ली सी फेस के सामने बम्बई का समुद्र हाथ मुंह धोकर सुबह के पूरी तरह खिलने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ऊपर अटखेलियाँ करते समुद्र पाखी लहरों के साथ ऊपर नीचे जा रहा था। दूर तक फैले समुद्र में ऐसे लग रहा था जैसे तूफान आया है। उस पर जहाँ मटियाला सा नज़र आता था, वहाँ खड़े 2-3 जहाज़ चित्र की तरह मड़े लग रहे थे। तभी सुबह के साथ अटकेलियाँ करती हवा ने मेरे कान में आकर कहा, कोलाबा जाने वाली बस आ रही है। मैं एकदम झटके के साथ आकर खड़ी हो गई और बस रुकी। मैं बस पर चढ़कर भागकर दौड़कर बिना रुके सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर दौड़कर चढ़ गई और आगे की सीट पर बैठ गई। समुद्र की लहरों ने मुझे पकड़ना चाहा, पर मैं उनके हाथ आने वाली नहीं थी। ज्यों ही खूब ऊंची छलांग उन्होंने लगाई तो मैं पूरी उसमें भीग गई। बस दौड़ने लगी तो मुझे लगा मैं हिंडोले पर झूल रही हूँ। बस अगर कभी बाएं मुड़ती तो मैं पूरी की पूरी पीतल की घघरी की तरह बाएं झुक जाती और दाएं मुड़ती तो दाएं लुढ़क जाती। सीट की लोहे की डंडी को ज़ोर से थामे हाजी अली के आगे से निकली तो मैंने हाजी अली पीर को झुककर आदाब करके सैनिकों की लंबी उम्र की भीख मांगी। हाजी अली का सुंदर चौराहा पार करके मैं पेडर रोड में दाखिल हुई तो मुझे होश आया और 1971 की जंग में ज़ख्मी हुए जवानों की सूरतें आँखों में घूमने लगी। भारत पाक में छिड़ा युद्ध ख़त्म हो गया था। बच गई थी कुछ सांसें जिन्हें जंग के मैदान से उठाकर लाना पड़ा था। मुझे ख्याल आया इसी तरह कई ज़ख्मी पाकिस्तान में भी होंगे। मैं कोलाबा के मिलिट्री अस्पताल में आए दिन वहाँ लाए गए घायल सैनिकों को देखने जाती थी। ये मेरा रोज़ का नियम था। वहाँ के सभी डॉक्टर व नर्स मुझे अच्छी तरह से जानते थे। वही बताते देते थे कि आज इस मरीज़ के पास जाकर बैठ जाओ, आज उस सिपाही से बातें करो। मैं उनकी दवाई का भी पूरा ध्यान रखती और उनसे बातें करती रहती। बड़ा सुकून मिलता था। यूँ लगता इस जंग में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान है। मैं इनकी सेवा करके देश की सेवा कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था। रास्ते में मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक 1 दर्जन केले, 1 दर्जन संतरे और कुछ गुलाब के फूल खरीदे। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं अस्पताल के पहले माले पर पहुँची तो व्हील चेयर पर उकड़ू बैठा एक सिपाही आँखों पर हाथ रखे बुरी तरह करा रहा था। हाय रे माए, क्या करूँ, हे माँ क्या करूँ। मैं चौंकी। ये डोगरा जवान है। मैंने वहीं से व्हीलचेयर पर हाथ रखा और खिदमतकार की तरफ मुस्कुराकर देखा और साथ साथ चल पड़ी। कमरे में जब उसे बिस्तर पर लिटाया गया तो फिर वह एक बार बोला, हाय माए, बड़ी पीड़ी है, मैं क्या करूं, मेरा कलेजा बाहर आ गया। उसकी आवाज़ में पता नहीं कितने दर्द भरे थे। माँ कहते वक्त जब उसके होंठ मिले तो उसके सूजे हुए होठों पर खून का एक कतरा निकल आया। मुझे बड़ा दर्द हुआ। डॉक्टर ने आकर उसे एक इंजेक्शन दिया। उसका मुंह सिर ढका ही था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे, बहुत धीरे, जैसे माँ अपने सोए बच्चे की बगल में जाकर लेटती है, उसी तरह डोगरी की लोरी गानी शुरू कर दी। उसी की भाषा में, उसी की मातृभाषा में। उसकी सांसें हल्की होती गईं। उसने बड़ी कोशिश करके एक आंख ज़रा सी खोली और इत्मीनान से मुझे देखा। उसके गाल मुस्कुराहट में खिंचे, पर उसके होठों पर खून का एक और कतरा विद्रोही की तरह आ निकला। उसने गर्दन को ज़रा सी जुम्बिश देकर कहा, गाओ और गाओ। लोरी का अंतरा अभी अधर में ही फड़फड़ा रहा था कि वह तृप्त बच्चे की तरह सो गया। उसके सोते ही अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। पता नहीं यह कब तक चलता रहा। बेआवाज़ आंसू निकालने में बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं काफ़ी देर रोती रही। आवाज़ अंदर ही अंदर
घुटकर फड़फड़ाती रहती है। खारा पानी निकलने के बाद भी कुछ भीतर रह जाता है, जो बादलों में बिजली की तरह मुखर होता रहता है। अचानक कंधे पर एक हाथ का कसा मुझे बाहरी दुनिया में ले आया। मैंने अपनी चुनरी से आंसू पोंछे और घूमकर देखा। सिपाही की उम्र का ही एक डॉक्टर सफ़ेद कोट पर झूलता, स्टेथोस्कोप हाथ में थामे बड़ी हमदर्दी से मुझे देख रहा था। उस वार्ड में कुल 6 बीमार सिपाही थे। सबके बिस्तर के आगे पर्दे लगे थे। उनके भीतर युद्ध की भयावहता का नंगा रूप खुला पड़ा था। डॉक्टर ने मुझे पीछे आने का इशारा किया। बाहर कॉरिडोर में आते ही उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, आपको कैसे पता चला? मैं हैरान सी डॉक्टर को देखने लगी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था और शायद वह मुझे पहचानता नहीं था। वह सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मैं रोज़ यहाँ मरीज़ों के पास आकर बैठती हूँ। वह डोगरी बोल रहा था तो मैं इसके पीछे पीछे चली गई। यह मेरा हमवतन है, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इसे क्या हुआ है डॉक्टर साहब? वह वार्ड के अंत में खिड़की से झांकते समुद्र को देखते ही देखते हुए बोले, इसके दिमाग में छर्रे घुस गए हैं। यह बम फटने के स्थान से अपने साथी को उठाकर लाया था। हम कुछ नहीं कर सकते, बस जब तक हैं तब तक इसकी देखभाल कर सकते हैं। इसकी तकलीफ़ किसी से भी देखी नहीं जाती। जब यह चिल्लाता है तो यहाँ की दीवारें भी सहम कर काँपने लगती हैं, पर हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूछा, इसके घर वालों को तार दे दिया होगा? जम्मू से यहाँ आने में भी तो 2 दिन ही लगेंगे। डॉक्टर चुपचाप सोचने लगा, फिर बोला, पर आप आती रहिए। मरने से पहले किसी अपने को देखकर इसे यकीनन खुशी होगी और काफ़ी सुकून मिलेगा। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, इसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर साहब ने मायूस होकर बोला, दर्द पर मुनासिर है, 4-5 घंटे तक आ सकता है। 4 घंटे बाद जब मैं लौटी तो वह अपने स्थान पर सूप पी रहा था। मैं आकर उसकी चारपाई के पास रखे स्टूल पर चुपचाप बैठ गई। मैंने पूछा, ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ, इस वक्त तो ठीक हूँ। सूप पीते वक्त मुंह पर खोलने में उसे तकलीफ़ हो रही थी, पर अब उसके होंठ पहले से कम सूजे हुए थे और लग रहा था उसे थोड़ा बहुत आराम है। उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, इधर आप कैसे आए? मैंने कहा, मैं यहाँ रोज़ घायल सिपाहियों को देखने आती हूँ। नर्सें बता देती हैं किसके पास बैठूँ। किसी किसी की सेवा करने का मौका मिल जाता है। कई लड़कियाँ आती हैं यहाँ। सिपाहियों से बातें करके लगता है देश की रक्षा में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है। और आपको तो पता ही होगा, हमारे सैकड़ों हज़ारों लोकगीत सिपाहियों पर ही रचे गए हैं। मुझे अपने सिपाही बहुत अच्छे लगते हैं। उसने खुश होकर कहा, आपको सिपाहियों के लोकगीत आते हैं? कहाँ से सुने हैं आपने? मैंने कहा, हाँ, हर डोगरी औरत को आते हैं। वह आग्रह से बोला, मेरे लिए प्लीज़ गाइए ना। मैंने अपना गला धीरे से साफ़ किया और ऐसे गुनगुनाने लगी जिसे सिर्फ वह सुन सके और कोई नहीं। उसे अपनी भाषा में गीत सुनकर सुकून मिल रहा था, जैसे मादरी ज़बान उसका दर्द पी रही थी। आसपास मरघट जैसी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद मैं चुप हो गई। मैंने धीरे से पूछा, आप कहाँ के हैं? उसने कहा, चेन्नई का हूँ। जम्मू से कश्मीर जाते हुए दाईं तरफ सफ़ेद सफ़ेद महल है ना, वहीं एक नदी बहती है, वहीं बिजली घर भी है। चेन्नई के राजा की माँ हमारे ही गांव की बेटी थी। मैं कई बार राजा के महल में भी गया हूँ। राजा की बात करते करते उसके चेहरे पर बड़प्पन की एक परछाई उजलाने लगी। मुझे लगा यह खुद भी तो राजा ही है। मैंने पूछा, घर में कौन कौन है? उसकी आंखें भर आई। फिर वह मुस्कुराकर बोला, सब कोई है, मेरी माँ, बाबूजी, बड़ी भाभी, भाई जी और उनके बच्चे। वैसे तो गांव में हर कोई अपना ही होता है। फिर वह बोला, दीदी,
आप कहाँ की हैं? मैंने कहा, पूरमंडल की हूँ। नाम तो सुना है ना? वह उत्साह से बोला, हाँ, मैं वहाँ शिवरात्रि में गया था एक बार। देविका में भी नहाया था। देविका को गुप्त गंगा कहते हैं ना, वहाँ की सबसे बड़ी नदी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, उसे ही गुप्त गंगा कहते हैं। फिर वह बोला, मैं अपनी भाभी को लिवाने गया था। मैंने पूछा, तुम्हारी भाभी कौन से मोहल्ले की है? उसने रस में डूबकर कहा, दीदी, मोहल्ला तो नहीं जानता, पर उसके घर अत्ती है। भाभी की छोटी बहन अत्ती, यह उसका नाम है। मैंने पूछा, यह क्या नाम हुआ, अत्ती? उसने मुस्कुराकर कहा, अति से बना होगा, वह काम अति में ही करती है। पानी भरने जाएगी तो 16 घड़े भर लाएगी। एक बार में 2 घड़े उठाती है अति। उसका चेहरा मुलायम हो आया, पूरे वजूद पर जैसे अति छा गई हो। मैंने उससे बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हें अति अच्छी लगती है ना? वह शर्मा गया। मैंने मन के किसी कोने में आकाश में सपने का एक गुब्बारा बनाकर छोड़ दिया, ऊपर, बहुत ऊपर। फिर सोचा, अपने गांव में अत्ती को ढूंढना कोई मुश्किल ना होगा, ढूंढ ही लूँगी। पर किसके लिए? वह कह रहा था, मेरी माँ रोज़ सवेरे सवेरे मुझे किरड़ पिलाती है। किरड़ जानती हो ना? मैंने कहा, हाँ, जिस दही से मक्खन नहीं निकाला जाता उस लस्सी को किरड़ कहते हैं। सही? हम दोनों ही एक साथ बोलकर हंस पड़े। मैं उसका हाथ सहला रही थी। वह कह रहा था, दीदी, मेरे बापू भी फौज में ही थे। लड़ाई में उनकी बाँह पर गोली लगी तो पेंशन पाकर घर आ गए। अब उनकी पेंशन और थोड़ी सी खेती से ही गुजारा होता है। मैंने पूछा, और तुम्हारा भाई, वह क्या करता है? वह कहने लगा, भाई तो जम्मू कश्मीर रूट पर बस चलाता है, कभी जम्मू कभी कश्मीर। महीने में 1-2 दिन घर भी रहने आता है। मैंने कहा, फिर तो तुम उसके साथ बस पर खूब घूमते होंगे। सिपाही का चेहरा और नरम हो गया। कहने लगा, कई बार भाई अपने साथ बस में ले जाता है। बटोत में हमारा ननिहाल है। दीदी मुझे वहीं छोड़ जाता था और फिर मैं वहाँ मज़े करता था। आती बार वापस ले जाता था। मेरे ननिहाल में मेरे मामा मामी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। उनके दड़ूनियों के बाग हैं। उनके खट्टा अनारदाना बनता है। हम गर्मियों में अनारदाने की चटनी पीसकर खीरे में भर कर खाते हैं। बड़ा मज़ा आता है। हम दोनों हंस पड़े। मैंने पूछा, तुम फ़ौज में कब से हो? कितना समय हुआ? बोला, यही कोई 4 साल से। बापू तो चाहते थे वही चनैनी में ही दुकानदारी करूं। बापू को जब एक मुश्त पैसा मिला तो उनकी यही मर्ज़ी थी, पर मैं अड़ गया। मैंने कहा, हमारे परिवार से हमेशा कोई न कोई फ़ौज में जाता ही है। अब आप आ गए हैं तो मैं ज़रूर जाऊंगा। यह कहकर वह धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर बोला, आज या कल कोई घर से भी आ जाना चाहिए, पर आप तब भी आती रहना। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी रोज़ाना। मैंने कहा। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगी थी। ज्वार भाटे के इंतज़ार में उसने दोनों हाथों से चारपाई की पाटी पकड़ ली थी। तभी डॉक्टर घबराया सा वहीं दाखिल हुआ, उसी के पास। उसे पता नहीं कैसे मालूम हो गया था। उसके साथ नर्स भी थी। डॉक्टर मुझे देखकर सुकून व इत्मीनान से बीमार के पास झुका और उससे बोला, देखा ना, घर से भी कोई न कोई आ ही गया। मैंने कहा था ना। सिपाही मुस्कुराया, फिर बोला, अभी मैं दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। दीदी भी यहीं है ना? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बिल्कुल सुकून से हूँ। डॉक्टर ने सवालिया निगाह से मुझे देखा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, डोगरी में दीदी बड़ी बहन को कहते हैं। फिर सिपाही की ओर मुखातिब होकर उसने कहा, मैं तुम्हारी चनैनी भी हूँ, चिंता ना करो। हमारा गांव हमेशा हमारे साथ ही रहता है। पता नहीं यह मैंने कैसे कह दिया। अपने गांव के नाम से वह तड़प कर धीरे से मुस्करा दिया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसका लोकगीत गाया। मेरा चांद थाली में चमक रहा है, देखो चनैनी कस्बा काली रात में
कैसे उज्जवल होकर चांद की तरह निकल आया है। मेरी जान, मिलना ज़रूर। देखो, तुम्हारी चनैनी पर भी लोकगीत बना है। वह मुझे अविश्वास से देख रहा था, जैसे मैं कोई चुटकुला सुना रही थी। शायद वह सोच रहा था कि मैं चनैनी हूँ भी या नहीं। चनैनी उसका खूबसूरत कस्बा, उसका जन्म स्थान, जहाँ काली रातों में चमकते राजाओं के सफ़ेद महल हैं, जहाँ बहती नदी के पानी से झांकते गोल गोल पत्थर तारों की तरह जगमगाया करते हैं, जहाँ से श्रीनगर जाती बस की घुमावदार चाल को देखने के लिए हर कोई मचलता रहता है। उसका कस्बा टुकुर टुकुर ताकता रहता है, जैसे नंग दड़ंग बच्चे हैरानी से बस की रोशनियां देखते हैं। डॉक्टर ने सिपाही को इंजेक्शन लगा दिया था। वह धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा था। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रो रही थी। क्या ये टुकर टुकर ताकती इसकी आंखें सचमुच में निश्चल हो जाएंगी? क्या ये अपनी जन्मभूमि के लिए तड़पने वाला सिपाही वहाँ बम्बई के किसी शमशान घाट में राख हो जाएगा, या इसके घर वाले इसका शव चनैनी ले जाएंगे? कौन जाने। मैं तो यूं ही लपेटे में आ गई थी। डॉक्टर की आवाज़ से मैं चैतन्य हुई। मैंने अपने आंसू बह जाने दिए। डॉक्टर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाहर आकर मिन्नत से बोला, आप कल भी आएंगी ना? मैंने कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, आप कभी भी आइए, पर सुबह नाश्ते के वक्त यह थोड़ा चैतन्य रहता है। घर जाते समय मुझे लग रहा था मेरा आत्मीय, मेरा अपना, मेरा वतन जाया यहाँ अकेला पड़ा है। मेरी तरह कई वापस जा रहे थे, कोई आशा के साथ और कोई दुविधा के साथ। सिपाही को डॉक्टर ने 2-3 दिन से ज़्यादा न दिए थे। अगली सुबह मैं पहुंची तो वह नाश्ता कर चुका था। नर्स उसका मुंह पोंछ रही थी। छर्रों से भरे सिर पर सफ़ेद कपड़ा कफन की तरह लिपटा हुआ था। उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा तो वह मुझे किसी दरवेश की तरह लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा था। दरवेश जो अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गया हो। नर्स ने आंखों ही आंखों में पूछा। मैंने कलाकंद का दोना उसकी तरफ धीरे से सरका दिया। नर्स भी मुस्कुराने लगी थी। उसने कलाकंद का दोना हाथ में लिया और सिपाही को खाने के लिए दिया। सिपाही ने कलाकंद खा लिया और कहा, सिस्टर, तुम भी खाओ ना। सिस्टर मुस्कुराती रही। सिपाही ने मुझे कहा, इस कलाकंद में मुझे उस गुड़ की बर्फ़ी की याद आती है जो हमारी चनैनी में दुर्गा हलवाई बनाता था। इस बात पर हम तीनों हंसे तो हंसते ही चले गए। सिपाही के गले में जैसे कुछ फंसा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और नर्स उसे पानी का ग्लास पिलाने लगी। काफ़ी देर में उसकी सांस सामान्य हुई। वह ठीक होते ही कहने लगा, दीदी, आज बड़ा आनंद आया। मुझे कलाकंद बड़ा प्रिय है। मुझे उस पर बड़ा प्यार आया। मैंने प्रसन्न होकर कहा, तुम कहो तो कल राजमा चावल ले आऊं? उसकी आंखें धीरे से चमकने लगी। वह बोला, राजमा चावल? आपको कैसे पता है कि मुझे राजमा चावल पसंद है? और राजमा चावल खाए सच में बड़े दिन हो गए हैं। क्या राजमा पुंछ के हैं? मैंने कहा, हाँ, पुंछ के ही हैं। वह बेहद खुश हुआ तो मैंने उसे छेड़ा, क्या अत्ती को चिट्ठी लिखूं? वह शर्मा गया। एक क्षण के लिए उसकी सारी पीड़ा काफूर बनकर उड़ गई। फिर कनखियों से मुझे देखकर बोला, कैसी बात करती हो दीदी? भाई जी सुनेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। वह पता नहीं जानता था या नहीं, पर मार डालने के लिए उसके सिर में धंसे छर्रे धीरे धीरे जहर बनकर उसे आगोश में ले रहे थे। बेहोशी फिर उस पर भारी होने लगी थी। उसका मुंह चमक रहा था। उसके हाथों ने कसकर मेरे दुपट्टे का एक कोना अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा, यह सो जाएगा तो इसकी उंगलियों में फंसा यह दुपट्टा कैसे निकालूंगी। मन के भीतर पहाड़ी बादलों के सीने में चमकती बिजली कड़कने लगी। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते फेरते कहा,
यहाँ से ठीक होकर तुम चनैनी जाओगे या बटौत? उसने यत्न करके जवाब दिया। मैं कुछ ना समझ सकी। पहले यहाँ से तो निकलूँ, इस चारपाई से मैं बड़ा तंग हूँ। लगता है दर्द की रस्सियों से बुनी हुई है और सारी रस्सियाँ मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं। मैं उसकी दार्शनिकता पर मुग्ध हुई। नींद में जाता जाता वह बोला, राजमा बहुत गलाना और मिर्चें कम डालना। मैंने कहा, ठीक है, अब तो तुम सो जाओ, मैं कल सुबह फिर आऊँगी। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। मैंने कहा, सो जाओ और देखो, सिपाही घबराना नहीं। डोगरा सिपाहियों के हौसले, सिपाहियों के गीत गाने वालों के सुरों में बुलंद रहते हैं। वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट रोने से ज़्यादा उदास थी। उसने मेरा आंचल पकड़ लिया था और उसे कसकर पकड़ रखा था। उसकी सांस शिशु की सांस की तरह कोमल और स्निग्ध हो गई थी। मेरा आंचल भी उसके हाथों से छूट रहा था। मैंने धीरे से उसे खींचा और उसकी चारपाई पर हाथ धरे उसकी सांस का आरोह अवरोह देखने लगी। नर्स ने आकर कहा, अब ये 4-5 घंटे सोएगा, बाय, तुम जाओ। मैंने कहा, नर्स, अगर तुम्हारे रहते उसे होश आ गया तो उसे कहना मैं कल उसके लिए खाना जल्दी ही लेकर आऊँगी। अगले दिन खाने से डिब्बा भरकर राजमा की खुशबू को बंद करके मैं अस्पताल में उसके वार्ड की ओर जा रही थी। मैं सोच रही थी, राजमा चावल खाकर सिपाही कितना खुश होगा। मेरी चाल इस खुशी के मारे और भी तेज़ हो गई। स्त्री को खाना बनाकर खिलाने में अनिवार्य सुख मिलता है और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी। मेरे कदम तेज़ होते गए, उत्साह दौड़ने लगा। जब मैं उसके वार्ड में पहुंची तो देखा उसके बेड पर 3-4 सिर झुके हुए हैं। टांग में पलस्तर चढ़ा है और सिर पर वह सफ़ेद कफन सा भी नहीं है। वह करा रहा था। मैं पास जाकर खड़ी हुई। रोटी के गरम डिब्बे पर टपकते अपने आंसुओं की आवाज़ मैं सुन सकती थी। डॉक्टर उसे देख रहे थे। यह सिपाही कोई दूसरा था जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई थी। वह कहाँ चला गया? तभी मैंने देखा कल वाली नर्स एक ट्रे रखकर जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे भागी कि आखिर उसे पता करूं। मैंने कॉरिडोर में उससे पूछा, सिस्टर, वह कहाँ है जिसके लिए मैं राजमा चावल लाई हूँ? सिस्टर बोली, उसके बाद तो उसे होश ही नहीं आया। कल रात ही उसे ले गए थे। यह सोल्जर आधी रात को आया है। नर्स के लिए यह रोज़ की बात थी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं कितनी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर जाते जाते मैंने अस्पताल के फाटक के साथ वह डिब्बा रखा और घर चली आई। इस बात को कई बरस बीत गए हैं और एक बार जम्मू जाने पर सिपाही की बड़ी याद आई तो तड़के ही मैं चनैनी की बस पर सवार हो गई। न जाने मुझे क्या सूझा। अगली सीट पर बैठे बैठे मोड़ों की प्रदक्षिणा से निढाल होकर आंख लगी तो जगह जगह सिपाही दिखाई देने लगा, जैसे वह मेरे साथ साथ चनैनी जा रहा हो। मैं कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप फिर से वहीं बैठ गई। पता नहीं उसके माँ बाप, भाई भाभी, बच्चे कैसे होंगे। और अत्ती का तो ब्याह हो गया होगा, वह कहाँ जान पाएगी। उसे ब्याह करने की एक ख्वाहिश चिता में भस्म हो चुकी है। ठंडी पहाड़ी हवा बार बार आकर मेरे बालों पर हाथ फिरा रही थी। ख्वाब में मुस्कुराते सिपाही का चेहरा मोड़ों पर झांकने वाले सूरज की भांति दिख रहा था और उसी की भांति चमक रहा था। मुझे लगा वह भी मेरे साथ चनैनी जा रहा है। अभी मैं पूरी की पूरी सिपाही के तस्वुर में थी कि कंडक्टर की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी, चलो उतरो, चनैनी, चनैनी की सवारियाँ। मैंने उतरकर आसपास देखा। 2 लोग गठरियाँ उठाए चल रहे थे। मैं उनके पीछे चुपचाप पीछे पीछे चल दी। पता नहीं क्यों उनको मैंने सिपाही के घर का पता पूछने के काबिल नहीं समझा। बाज़ार में चारों तरफ देख देख कर मैं हलवाई की दुकान ढूंढ रही थी। दुर्गा हलवाई की गुड़ की बर्फ़ी का जिक्र उसने किया था। मैं धीरे धीरे दाएं बाएं देखती जा रही थी। एक गली में खड़ी कुछ औरतें नल पर पानी भर रही थी।
वे सब की सब मुझे गौर से देखने लगी। एक ने पूछा, आप किसके घर जाएंगी? मैंने कहा, मैं दुर्गा हलवाई को ढूंढ रही हूँ। एक फूहड़ सी औरत हंसती हंसती बोली, दुर्गा हलवाई की तो लॉटरी खुल गई लगता है। मुझे उसकी बदतमीज़ी पर क्रोध आ रहा था, पर उसके पहले ही दूसरी लड़की मुझे अपने साथ ले गई और हलवाई का रास्ता दिखाने लगी। रास्ते में उसने कहा, यह कर्मों बड़ी खच्चर है, कुछ मेंटल भी है, इसकी बात कोई नहीं सुनता। अब देखिए, दुर्गा हलवाई की आंखों का ऑपरेशन खराब हो गया। वह दुकान के बाहर ही चारपाई डाले पड़ा रहता है और जो कोई आता है उसको कोंच कोंच कर सभी के बारे में पूछता है। तुम कौन हो? किसके बेटे हो? तेरा बाप कहाँ है? भाई की चिट्ठी आई कि नहीं? आपको भी बड़ा बोर करेगा। मैंने सोचा क्यों न मैं आपको अपने साथ ले लूँ। यह बोर शब्द पहाड़ों पर भी पहुँच गया है। तभी वह एक दुकान के आगे आकर खड़ी हो गई और एक हट्टा कट्टा सांड सा लड़का खोया भून रहा था। मैं उसे चुपचाप देखती रही। उस लड़की ने कहा, यह शहर से आई है, चाचू को पूछ रही है। उसने खोया भूनते भूनते ही कहा, आज वह नहीं आएगा, उसे मलेरिया हुआ है, इनको घर ले जाओ। ऊबड़ खाबड़ गली के सिरे पर उसका घर था। मैं उसी लड़की के साथ होली। बाहर धूप में खटोला डाले दुर्गा उकड़ू होकर लेटा था। मैं उसको थोड़ी देर घूरती रही। हम उसके करीब जाकर खड़े हो गए। उसने आहट पाकर पूछा, कौन है? लड़की ने कहा, चाचू, ये लड़की तुमसे मिलने आई है। कौन? प्यारी हो? हाँ चाचू, यह कुछ पूछना चाहती है। उसने अपना स्थान नहीं बदला। फिर बोला, क्या पूछना है? जल्दी करो, वरना खांसी शुरू हो गई तो फिर मैं कुछ भी बात नहीं कर सकूँगा। मैंने जल्दी से कहा, सिपाही का पता करने आई हूँ, उसका घर कहाँ है? हलवाई ने कहा, कौन? मंगतू? अच्छा, वह सिपाही? वाह मेरे शेर, आपको भी चकमा दे गया। मैं हैरान होकर हलवाई को देखने लगी। उसकी आंखें बंद भी सोच में डूबी हुई थी। वह बोला, सतरोड़ा था वह। सतरोड़ा जानती है? राजाओं की नाजायज़ औलादें। उसका अपना कोई न था। वह हमेशा अपनी कहानियाँ गढ़ता था। सुना था पाकिस्तान की जंग में मारा गया। गांव में पटवारी को तार आया था। मेरी दुकान पर भी कभी कभी आकर बैठता था। उसे गुड़ की बर्फ़ी बड़ी पसंद थी। उसे शायद मेरी चुप्पी खल रही थी, इसलिए उसने ध्यान से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, दीदी, इस तरह के कई मंगतू हैं जो सपने देखते देखते उन्हें सच समझने लगते हैं। उसकी माँ कभी की मर गई थी, उसे कौन देखता? महल के बाहर उसे कोई छोड़ गया था। मेरी दुकान के थड़े पर ही पला था। सर्दियों में मेरी भट्टी के नीचे वह और कालू पड़े रहते थे। फिर कोई उसे कंबल में लपेट कर दे गया था, पर मरा सिपाही होकर। शाबाश, अब तो मेरे कालू को मरे भी काफ़ी देर हो गई। अपनी बारी देखो कब आती है। कालू कुत्ता था, पर मंगतू उससे ऐसे बातें करता था जैसे वह भी आदमी का ही बच्चा हो। थोड़ी देर वह चुप रहा, फिर जैसे उसे ध्यान आया, कहने लगा, जाओ जाओ दीदी, भीतर चलो। और वह अपने घर के भीतर ले चला। बहुएं तुम्हें चाय पानी पूछेंगी। इतना बोलकर वह हाँफने लगा। मेरी सुनने बोलने की शक्ति खत्म हो गई थी। यहाँ तक साथ साथ आता मंगतू बार बार आंखों के सामने आ रहा था। मैं उस जगह से कदम उठाने का हौसला बुनने लगी जहाँ मंगतू, उसका परिवार, अत्ती और उसके सपने दफन हो गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक अनाथ हमवतन सिपाही की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।